चलो जी, आज का हमारा टॉपिक है जो वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पाकिस्तान अफेयर में भी कवर करता है और करंट अफेयर में भी कवर होता है। उनके अलावा आईआर में भी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस रखता है ये टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझें। इस टॉपिक की जो बेसिक डायनामिक्स है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें कि फॉरेन पॉलिसी कहते किसको है। आपको ये स्लाइड्स नजर आ रही है सबको? स्लाइड्स शो हो रही है? ओके 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 ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी हम लोग बोलते हैं किसको है, और फॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग डिटेल से देखेंगे और उसके गोल्स को भी देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है। लेकिन सबसे पहले इसका जो कोर है वो ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, स्ट्रेटजी यूज्ड बाय अ स्टेट इन रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स टू अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो जो भी मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं और जो नेशनल स्टेट्स होते हैं या इंटरनेशनल स्टेट्स जो हैं, उनके बीच में सोवरेन ताल्लुकात या नॉन सोवरेन ताल्लुकात जो हैं, उनको आपस में अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के और अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए हम लोग इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे हमारे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे चलते रहें। आइदर वो टूल हम लोग डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं कि भाई डिप्लोमेसी के थ्रू हम लोग उन दूसरे मुमालिकों के साथ अच्छे ताल्लुकात क्रिएट करें, या तो उनके साथ डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है हम लोग उनसे बात करते हैं ताकि उन स्टेट्स का और इस करंट स्टेट्स का जो है आपस में ताल्लुकात जो है अच्छे होने चाहिए। तो इनकी सबसे जो ब्रॉडर डेफिनेशन है वो ब्रॉडर डेफिनेशन ये है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को आप परस्यू करके, अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक ऑब्जेक्टिव करके, ऑब्जेक्टिव बना के उनको जब आप हासिल करते हैं दूसरे मुमालिकों के ताल्लुकात से लिए, तो उसको हम लोग फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। देखें, कुछ गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू वो ताल्लुकात सॉल्व करते हैं और अपने ताल्लुकात जो है वो अच्छे बनाते हैं। कुछ जो होते हैं रियलिज्म के कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखें तो कुछ तो पावर और हेजमोनी को क्रिएट करके अपने ताल्लुकात अच्छे करते हैं। कुछ जो होते हैं वो अपने जो है इकोनॉमिकल पावर के हिसाब से अपने रिलेशंस जो है बिल्टअप करते हैं दूसरे मुमालिकों से। तो ये मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं और स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए वो जो है अपने स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके वो लोग अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं। देखें, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इस फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं कौन से, वो किस बुनियाद के वो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, उन फॉरेन पॉलिसी के कौन से गोल्स हैं। देखिए, सबसे पहले जो उनका पहला गोल है वो है आपके पास पीस कीपिंग। जिस तरह से दूसरे ममालिक जो होते हैं वो किसी अगले कंट्री में, नेक्स्ट मुल्क में जो है अपने आप को एक पीस हासिल करने के लिए जो जिस तरह से स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह से वो डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों का मकसद यही होता है कि हम लोग पीस सीख करें एंड पीस कीप करें। नंबर दूसरा जो है स्टेबिलिटी थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। ये जो आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह देखते हैं, इनके जरिए या इंटरनेशनल किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग जब भी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने मुल्क में, तो वो भी आप फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन एजेंडा के बेसिस पे आप लोग फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। नंबर तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें, वो आपका डिप्लोमेसी है कि डिप्लोमेसी के थ्रू आप ऐसी एडवांस्ड ऑफर दे दें उनको, जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ से आजकल ऑफर्स वो आ रही है मोस्टली, तो उनको आप इस तरह से ऑफर्स दे दें ताकि वो आपकी पॉलिसीज को परस्यू करें, वो आपकी पॉलिसीज को हैंडल करें और आप उस तरह से उनको अच्छा बिहेव करके एक
ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का और नेशनल इंटरेस्ट जो है आप लोग का, वो आप वहां से अचीव कर सकते हैं। तो ये 3-4 जो मेजर उनके जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो है फॉरेन पॉलिसी के, उसको अचीव करने के लिए हर कंट्री, हर सोवरेन स्टेट जो है ये कोशिश करता है कि मुझे वो चीजें हासिल करनी है एट एनी कॉस्ट। देखिए हमारा मोस्टली जो आज का लेक्चर है वो तो ये मोटा मोटा आइडिया मैं दे दूंगा फॉरेन पॉलिसी का, उनके ऑब्जेक्टिव्स का और उनके जो थीम से पूरी, लेकिन जो मेजर जो फोकस होगा मेरा वो सबके ऊपर जो है वो होगा आपकी करंट फॉरेन पॉलिसी सिनेरियो जो है। करंट फॉरेन पॉलिसी सिनेरियो आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 से बाद 2022 में भी ये 2 साल ऐसे हैं, या ऐसे समझे कि आप जो पोस्ट 2001 सिनेरियो है टिल अप टू डेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और उनको समझने के लिए आप लोग को ये चीजें फॉरेन पॉलिसी की एजेंडास को बेसिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारा जो मोस्टली फोकस होगा वो होगा आपकी करंट एनालिसिस पे, आपकी जो करंट जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की या इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज जिस तरह से चल रही है, उन पे आज हम लोग बहुत ज्यादा फोकस से बात करेंगे। देखें ये फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है। ग्राहम एलिसन का बुक था, उनमें उन्होंने लिखा है कि जो ये बुक उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर उन्होंने लिखा था, और उन्होंने थ्री मॉडल्स जो थे, 3 मॉडल्स जो है उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी की बताए हैं कि 3 मॉडल्स के बेसिस पे आप लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिजाइन करते हैं। अदरवाइज इन तीनों जो मॉडल्स हैं उनसे अलावा जो है आप लोग की फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं जाती। देखिए सबसे पहले तो रैशनल एक्टर, आप रैशनल एक्टर की बुनियाद पे आप लोग एक रैशनल होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, ताकि अगली स्टेट्स का भी आप लोग को पावर वगैरह या अगली स्टेट्स का आप लोग के जो ताल्लुकात होते हैं वो भी आपको, या करंटली सिचुएशन जो होती हैं उनको भी आप मद्देनजर रखते अपनी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। नंबर दूसरा उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल जो है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल ये होता है कि आप लोग जिस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उस ऑर्गेनाइजेशंस पे आप अलाइन बना के उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप साथ साथ चल के आप लोग पीस अचीव करें, आप लोग जो है स्टेबिलिटी अचीव करें अपने मुल्क में। ये भी ग्राहम एलिसन ने इस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल के ऊपर ये बात कही थी। नंबर तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स मॉडल। इसमें ये आता है कि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स मॉडल में ये आता है कि आप लोग की डोमेस्टिक और नेशनल पॉलिटिक्स का सिनेरियो कैसा है, क्या आप लोग की जो स्टेट है, आप लोग की जो कंट्री है, उसमें स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वो किस एंगल से है। तो ये तीनों मॉडल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे जिन्होंने ग्राहम एलिसन ने अपने डिजाइन की थी। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से एक्सप्लेन करके उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था। देखिए सबसे पहले उसके बाद जो मेजर फैक्टर है हमारा वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी जो है उनके जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं जिसके बुनियाद पे पाकिस्तान जो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करता है, वो इनमें से कुछ ये हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे पहले पाकिस्तान अपनी देख के और दूसरे रीजनल या नाइबरिंग कंट्रीज या इंटरनेशनल एरिना को देख के फिर ये अपनी पॉलिसी डिजाइन करता है। उनके अलावा हमारे जो मेन डिटर्मिनेंट जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम पे था। कोल्ड वॉर के दौर में जो जिस तरह से ये हैंडलिंग चली थी यूएसएसआर वर्सेस जो यूएसए थी, उनके सिनारियो पे देख के हम लोगों ने वो फॉरेन पॉलिसीज भी हमने वो डिजाइन की थी। उनके अलावा न्यूक्लियर साउथ एशिया आप लोग को पता है कि किस तरह से वो एक रेड क्रिएट की गई है न्यूक्लियर पावर्स की, मोस्टली बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। उनके अलावा वार एंड टेरर के बुनियाद पे भी हम लोग जो है डिटर्मिनेंट को देख के हम लोग फॉरेन पॉलिसी जो है अपनी डिजाइन करते थे। कश्मीर हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है फॉरेन पॉलिसी में, सबसे पहले एजेंडा रहा था हमारा सबसे। इसलिए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि द फाउंडेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इज द फ्रेंडशिप विद ऑल द नेशंस। तो इस कश्मीर की एंगल से और कोल्ड वॉर की एंगल से या वॉर एंड टेरर की एंगल से
ये जो कायदे आज़म की जो स्टेटमेंट है, ये जो कायदे आज़म की जो उन्होंने ये कोटेशन कही थी कि भाई हम लोग सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम लोग सबके साथ अमन में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था, सबसे ज्यादा जो कोर पर्सपेक्टिव था फॉरेन पॉलिसी का, वो उनका यही था कि हम लोग सबसे दोस्ती करें और सबसे जो है अमन के साथ रहें। उनके बाद मोस्टली हम लोग देखते हैं, ये तो मेजर डिटर्मिनेंट तो आप लोग को मोस्टली पता होना चाहिए, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी हमारी देखनी पड़ती है, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हमारे वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स, मिलिट्री इंटरवेंशन इन सिविल मिलिट्री पॉलिटिक्स। इंडियन थ्रेट को भी हम लोग देख के फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं मोस्टली, क्योंकि हमारा वो हॉस्टाइल नेबर है। इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स भी आते हैं इसमें, ये मैं आपको क्लास में डिटेल में पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। जियोपॉलिटिक्स वगैरह, रिलेशंस विद अदर स्टेट्स किस तरह से होने चाहिए, पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बिल्टअप होता है। थोड़ा बहुत ही आप लोग को ये इंट्रोडक्शन था इस फॉरेन पॉलिसीज का, डिटर्मिनेंट्स उनके मैंने बताए आप लोग को, उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके गोल्स मैंने आपको बता दिए। लेकिन अभी जो एक्चुअल एंड असल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की हम लोग जब बात करेंगे, तो वो असली बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक फेजेस में चल रही होती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में काफी डाइवर्जेंसेस भी हैं, काफी कन्वर्जेंसेस भी हैं, काफी रिलेशन मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, काफियों के साथ जो है हमारे रिलेशंस खराब भी रहे हैं। लेकिन जो फेजेस हैं हमारे इस फॉरेन पॉलिसीज के, उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि सिंस 1947 से लेकर अप टू डेट कौन कौन से फेजेस रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, और किस किस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, और ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंसेस जो रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, वो कहां कहां पे स्टक हुए हैं। तो देखें, सबसे पहले तो आप देखें कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो 7-8 फेजेस में हम लोगों ने डिवाइड करके रखी है। सबसे पहले तो 1947 से लेकर 1952 तक ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है, इसमें फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की जो रही है, ये द शेडो ऑफ द पाकिस्तान एंड द शेडो ऑफ द प्रिज्म इन पाकिस्तान रही है एटलीस्ट, क्योंकि इसमें पाकिस्तान ने न्यूली इंडिपेंडेंट हासिल की थी। उस इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान के कुछ एसेट्स के मसले थे, कुछ इंडिया के साथ जो अपने प्रिंसिपल स्टेट्स के वगैरह ये वो उनके इश्यूज थे। तो ये इन फेजेस में हमें स्ट्रगल करने हुए थोड़ी नजर आती है।